द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में पढ़े लिखे लोग जानते हैं। उनको द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में भारत के एक महान नेता महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का बहुत ही गहरा चिंतन रहा है। द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में बाबा साहब ने अपनी भूमिका रखी और उस संदर्भ में वे कार्यरत रहे। आप सभी लोग जानते हैं कि द्वितीय महायुद्ध 3 सितंबर 1939 को चालू हुआ और 10 अगस्त 1945 को खत्म हुआ। जिस वक्त ये युद्ध खत्म हुआ उस वक्त पूरे विश्व में एक अलग माहौल था। द्वितीय महायुद्ध का जो बहुत बुरा असर परिणाम पूरे विश्व पर पड़ा था। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा इन दो बड़े शहरों पर अमेरिका ने बम डाला। उसके कारण जापान के लाखों लोग मर गए। ये विनाश द्वितीय महायुद्ध का हुआ या द्वितीय महायुद्ध का ये परिणाम हम सब लोग जानते हैं। इस द्वितीय महायुद्ध में करीब 5 करोड़ लोग मारे गए। इस युद्ध का जो खर्च है वह खर्च 1,38,490 कोटि डॉलर्स था। द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में जब चर्चा करते हैं तब इस महायुद्ध के परिणामों की और जिस कारण ये युद्ध लड़ा गया उसके संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेम्बरलेन इन्होंने घोषणा की और उस घोषणा में उन्होंने कहा दिस कंट्री इज एट वॉर विथ जर्मनी। और यह घोषणा करने के बाद उसी दिन शाम को फ्रांस भी युद्ध में उतर गया। भारत के गवर्नर जनरल जो लीन लिथगो जी थे उन्होंने भी भारत ब्रिटेन के पक्ष में लड़ेगा ऐसा जाहिर किया। और इस घटना के पार्श्वभूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर की क्या भूमिका थी, उनकी क्या राय थी, यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 सितंबर 1939 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने
ये घोषणा की कि इस महायुद्ध में स्वतंत्र मजदूर पक्ष का समर्थन यह ब्रिटेन के साथ रहेगा। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पक्ष की ओर से एक पत्रक भी प्रकाशित किया था और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि स्वतंत्र मजदूर पक्ष यह ब्रिटेन और अमेरिका के साथ रहेगा और इसलिए उन्होंने इसका समर्थन किया। ब्रिटेन को युद्ध के लिए समर्थन देने के बावजूद भी बाबा साहब आंबेडकर जी ने उस पत्रक में एक बात स्पष्ट रूप से लिखी थी कि भारत की जो वाइसरॉय जनरल है, इन्होंने तानाशाही का रुख अपनाया है। बाबा साहब कहते हैं कि महाराज्यपाल को भारत को युद्ध में धकेलना का या इस युद्ध को विरोध करने का यह अधिकार था, इसका स्वतंत्रता उनको थी। बाबा साहब यह कहते कि मेरा ऑब्जेक्शन यह है कि जब महाराज्यपाल ने अपना समर्थन ब्रिटेन को दिया और भारत को द्वितीय युद्ध में धकेल दिया, तो ये जो निर्णय उन्होंने लिया, यह निर्णय लेते वक्त वाइसरॉय जनरल ने जो भारत के जो नेता और अलग अलग जो पक्ष है उन लोगों से चर्चा करनी थी, ये उन्होंने चर्चा नहीं की और इसलिए बाबा साहब ने उन पर टीका की और कहा कि ये इनका जो रुख है वो तानाशाही का है। इसके बावजूद भी बाबा साहब लिखते हैं कि इस महायुद्ध को हम इसलिए समर्थन देते हैं और विशेषता ब्रिटिश सरकार जो है उनके पक्ष में हम अपना समर्थन रखते हैं। इसके संदर्भ में बाबा साहब ये कहते हैं कि इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा या मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। मैं जो भूमिका द्वितीय महायुद्ध के लिए इसके संदर्भ में ली है, वो भूमिका राष्ट्र की और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। और इसलिए बाबा साहब ने उस पत्रक में यह स्पष्ट कहा कि मेरा समर्थन अर्थात स्वतंत्र मजदूर पक्ष का समर्थन यह ब्रिटेन को है। वाइसरॉय जनरल ने गलती की, इसके बावजूद भी मैं ये समर्थन दे रहा हूं। इसका कारण यह है, यह महायुद्ध केवल कुछ देशों के बीच में नहीं है, तो यह महायुद्ध पूरे विश्व में या विश्व के कई देश इसमें शामिल हुए हैं। और इस महायुद्ध से यह निर्णय होगा कि तानाशाही जीतेगी या लोकतंत्र जीतेगा।
बाबा साहब ये कहते हैं कि स्वतंत्र मजदूर पक्ष ने ब्रिटेन को जो समर्थन दिया है वो इसलिए दिया है कि हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं। हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो ये लोकतंत्र के मौलिक तत्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए ब्रिटेन या उनके जो मित्र राष्ट्र हैं वे लोकतंत्र के बाजू में खड़े हैं। और दूसरा जो पक्ष है जो जर्मनी का है वो पक्ष तानाशाही का है, नाजीवाद का वो पक्ष है। और इसलिए स्वतंत्र मजदूर पक्ष की तरफ से मैंने ब्रिटेन को समर्थन दिया है। उसके बाद कांग्रेस में हलचल मची, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की थी। बाबा साहब ने 12 सितंबर 1939 को ब्रिटेन के पक्ष में समर्थन देने के बाद 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस ने एक पत्रक निकालकर अपनी भूमिका जाहिर की। और उस भूमिका के तहत वे कहते हैं कि ब्रिटिशों ने अपनी नीति जो है वो नीति स्पष्ट करनी चाहिए। नेहरू के बाहर से रंगून आए थे और रंगून में उन्होंने एक पत्र परिषद ली। और उस पत्र परिषद में नेहरू का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट रहा। उन्होंने ये कहा कि ये जो युद्ध है ये युद्ध महायुद्ध है और मैं अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस युद्ध की तरफ नहीं देखता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मैं देखता हूं। और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। तो उनके इस विधान से स्पष्ट होता कि उनकी एक ऐसी भूमिका थी कि भारत ने अर्थात कांग्रेस ने ब्रिटिश को समर्थन देना चाहिए। लेकिन वे जब भारत लौटे और उनकी गांधी के साथ चर्चा हुई तो उस चर्चा में दोनों का बड़ा वाद हुआ। और बाद में 14 सितंबर को उन्होंने जो अपनी भूमिका रखी तो उस वक्त नेहरू जी का भाषण हुआ और नेहरू जी ने ये कहा कि मेरी जो राय थी वो मेरे अकेले तक ही सीमित रही है। 2 अक्टूबर 1939 को भारत में जो कांग्रेस के अलावा जो दूसरे पक्ष थे उन्होंने एक संयुक्त पत्रक निकाला। उस पत्रक में उन्होंने कांग्रेस की जो भूमिका उस पर आक्षेप लिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये जो भूमिका है वो बराबर नहीं है। और हम लोगों ने यानी जो कांग्रेस के अलावा जो दूसरे पक्ष थे उन लोगों ने ये कहा कि हम सभी लोग ब्रिटेन के पक्ष में अपना समर्थन देते हैं। उस पत्रक पर विदा सावरकर और अपने कई जहांगीर, जमुना दास मेहता, इनके साथ साथ बाबा साहब की भी स्वाक्षरी थी। बाबा साहब की जो द्वितीय महायुद्ध के बारे में जो भूमिका रही और उन्होंने ब्रिटिश
शासक पर टीका करने के बावजूद भी अपना समर्थन बिना शर्त अंग्रेजों को दिया था। उस संदर्भ में विश्व में काफी चर्चा हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एडवर्ड थॉमसन 1939 में भारत आए थे और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मुलाकात ली। वह मुलाकात एनलिस्ट इंडिया फॉर फ्रीडम इस किताब में प्रकाशित की। उस मुलाकात में एडवर्ड थॉमसन ये लिखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विश्व के संदर्भ में विश्व के सभी लोगों के संदर्भ में अपनी भूमिका रखी थी और उन्होंने विश्व के समाज के बारे में अपनी चिंता प्रकट की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे विश्व के सभी लोगों के संदर्भ के बारे में चिंता, उनके भविष्य के बारे में चिंता है। तो बाबा साहब का द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में जो चिंतन रहा वह बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण रहा। और इतना ही नहीं, तो बाबा साहब के आसपास जो नेता थे उन नेताओं ने भी बाबा साहब के भूमिका को अपना समर्थन दिया। इस संदर्भ में मराठा लीग का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में मराठा लीग यह पक्ष स्थापन किया गया था। उस पक्ष के जो नेता थे वो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, माननीय रामराव देशमुख आदि थे। इन मराठा लीग ने 4 फरवरी 1940 को नासिक के गोदावरी नदी के किनारे पर एक बड़ी सभा ली जिसमें 10,000 मराठा शामिल हुए थे और उस परिषद में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में अपनी भूमिका रखी। उन्होंने ये कहा था कि हम स्वराज्य के खिलाफ नहीं हैं, हमें भी स्वराज्य चाहिए, लेकिन अभी जो द्वितीय महायुद्ध जो है, इस महायुद्ध में हम ब्रिटिशों को समर्थन देते हैं, क्योंकि यह महायुद्ध जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह महायुद्ध खत्म होने के बाद हमें वसाहती का जो स्वातंत्र्य है वो स्वातंत्र्य हमें मिल सकता है और इसलिए हमारा जो समर्थन है वो उसके लिए है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख इन्होंने जो भूमिका ली वो भूमिका डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के भूमिका से बिल्कुल मिलती जुलती थी। आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यह बाबा साहब के स्वतंत्र मजदूर पक्ष में थे। इतना ही नहीं, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने अमरावती से स्वतंत्र मजदूर पक्ष के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के बहुत ही अच्छे संबंध थे। पंजाबराव देशमुख जी ने
जो भूमिका द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में ली, वो भूमिका बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर संघ की ओर से 12 सितंबर 1939 को जो पत्रक निकला था, उस पत्रक में जो विचार बाबा साहब ने रखे थे, वही विचार डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के थे। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। मराठी लीग के समर्थन के बाद 5 फरवरी 1940 को बाबा साहब पारसी लोगों को मिले और उन्होंने जो देश में और पूरे विश्व में जो परिस्थिति उसके बारे में उनको बताया। सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस के बड़े नेता थे। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद वे भारत के अन्य नेताओं को अपने बाजू में लेने के संदर्भ में सोच रहे थे। तब वे बंबई आए और सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1940 को बंबई में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से मुलाकात की और इस मुलाकात के संदर्भ में काफी चर्चा हुई। बाबा साहब ने कहा कि जो पीड़ित शोषित वर्ग के जो लोग हैं, उनके संदर्भ में आप लोगों की क्या राय है? तो सुभाष चंद्र बोस उसका कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के काल में किस प्रकार की परिस्थिति पूरे देश में थी। कांग्रेस की और गांधी जी की जो भूमिका रही द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में, यह हमेशा बदलते रहे। पहले तो उन्होंने कहा था कि हम ये पूछना चाहते हैं कि ब्रिटिशों की स्वराज्य के बारे में क्या नीति है। बाद में उन्होंने कहा कि यदि वो स्वराज्य देते थे हम उनका खुला समर्थन देते हैं। और बाद में गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो युद्ध है ये युद्ध हिंसामय है और इसलिए हम इसको समर्थन नहीं दे सकते। इस प्रकार की भूमिका कांग्रेस की रही या गांधी जी की रही, और ये भूमिका कोई निश्चित भूमिका रही, हमेशा बदलते रही। इस संदर्भ में भी बाबा साहब ने अपने विचार रखे और बाबा साहब यह कहते हैं कि कांग्रेस की द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में जो भूमिका रही है वह बहुत ही अस्थिर रही है और इसलिए बाबा साहब को कांग्रेस के इस भूमिका की घृणा आती है और बाबा साहब उत्तर देते हैं। वो उत्तर यह है कि गांधी जी कहते कि यह युद्ध हिंसामय है, तो बाबा साहब कहते हैं कि युद्ध में हिंसा अटल है। गांधी जी कहे या न कहे, गांधी जी ने विरोध किया या न किया, इसका कोई असर महायुद्ध पर होने वाला नहीं है। महायुद्ध ये चालू है। हमें यह देखना है कि महायुद्ध खत्म होने के बाद जो एक अलग वातावरण, अमानवीय वातावरण निर्माण होगा, जो हिंसा का वातावरण होगा, क्योंकि जो जीतने वाले देश हैं वो हारने वाले राष्ट्रों के साथ या उनके लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। और बाबा साहब ये कहते हैं कि इस महायुद्ध में यदि जर्मन की जीत हुई तो केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंसा का वातावरण निर्माण होगा, तानाशाही निर्माण होगी। ये गांधी जी भूल गए हैं।
और इसलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि ये जो युद्ध है, यह युद्ध यह केवल देशों के बीच का युद्ध नहीं है, यह तत्वों के लिए, तत्वों के कारण शुरू हुआ युद्ध है। उस संदर्भ में बाबा साहब ने जनता पाक्षिक में 9 नवंबर 1940 को एक अग्रलेख लिखा, और वो पूरा अग्रलेख द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में था। जिस अग्रलेख का जो महत्वपूर्ण जो विचार थे वो क्या है, इस संदर्भ में देखना आवश्यक है। द्वितीय महाविश्व के जो महायुद्ध के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर जो भूमिका है, वो भूमिका इस अग्रलेख में वो रखते हैं, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें स्पष्ट करते हैं। बाबा साहब इस अग्रलेख में लिखते हैं कि मानव समाज के इतिहास में 2 टप्पे जो है वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वे कौन से टप्पे हैं? बाबा साहब यह लिखते हैं कि फ्रेंच राज्य क्रांति जो हुई, यह फ्रेंच राज्य क्रांति मानव समाज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण रही। यह मानव समाज के संदर्भ में पहला टप्पा है, क्योंकि इसी राज्य क्रांति के कारण स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये जो मौलिक तत्व है, ये मौलिक तत्व सामने आए, और समाज या राष्ट्र की नींव किस तत्वों पर होना चाहिए यह स्पष्ट हुआ। और बाबा साहब आगे लिखते हैं कि पहले तो लोग गुलामी में जीते थे, स्वाभिमान नहीं था, स्वतंत्रता, समानता या भाईचारा, इन तत्वों को कोई महत्व नहीं था। तो रशियन के पहले जो फ्रेंच राज्य क्रांति हुई, वो फ्रेंच राज्य क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण रही। और दूसरी जो क्रांति है वो क्रांति रशियन क्रांति। बाबा साहब रशियन क्रांति पर टिप्पणी करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं, और विरोध इसलिए करते हैं कि रशियन में जो बदलाव आए, जो क्रांति हुई, वह तानाशाही के माध्यम से आई, और उसमें बहुत सारे लोगों पर अन्याय किया गया। और इसलिए बाबा साहब कहते कि इस क्रांति का जो मार्ग है वो मार्ग गलत था, लेकिन इस क्रांति के कारण जो बदलाव रशियन समाज में आया और जिन तत्वों को महत्व दिया गया वह बहुत ही मौलिक है। फ्रेंच राज्य क्रांति में सामाजिक समता, सामाजिक स्वातंत्र्य, इसके संदर्भ में महत्व रहा, लेकिन सामाजिक स्वातंत्र्य और सामाजिक समता जो है, उसके साथ यदि आर्थिक समता नहीं रही तो उस सामाजिक समता और सामाजिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब ये लिखते हैं कि रशियन क्रांति के कारण आर्थिक समता, आर्थिक स्वातंत्र्य, ये बात सामने आई, और जो सभी मानव के लिए, सभी मानवीय समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि उनका रास्ता या उनका मार्ग गलत है, लेकिन उनका जो ध्येय था और उन्होंने जो परिवर्तन लाया, जो क्रांति लाई, वो सही थी।
इस प्रकार का मत बाबा साहब व्यक्त करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब फ्रेंच राज्य क्रांति और रशियन राज्य क्रांति इसके संदर्भ में तुलना करते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि फ्रेंच राज्य क्रांति कैसी है, यह रोटी के समान है। फ्रेंच राज्य क्रांति रोटी है और रशियन क्रांति कैसी है, वह पूरन की रोटी जैसी है। हम सभी को पता है कि पूरन की रोटी मीठी होती है, रोटी से भी अलग होती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि फ्रेंच राज्य क्रांति ये रोटी है और जो रशियन क्रांति है वो पूरन की रोटी है। और वे लिखते हैं कि फ्रेंच राज्य क्रांति है ये कली के समान थी। कली, फूल खिलने के पहले कली होती है, तो फ्रेंच राज्य क्रांति कैसे, ये कली है। और रशियन क्रांति कैसे, ये फूला, एक खिला हुआ फूल है। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण विचार बाबा साहब रखते हैं और कहते हैं कि ये जो रशियन क्रांति जो है, ये रशियन क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाद में भी लिखते हैं कि आज द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में जो चर्चा हो रही है, यह महायुद्ध चल रहा है, वह किस लिए है, वो तत्वों का संघर्ष है। महायुद्ध और ये जो है वो तत्वों का संघर्ष हो, वो कैसा। तो बाबा साहब कहते हैं कि जर्मन का एक पक्ष और ब्रिटेन अमेरिका का एक पक्ष, ये जो दो पक्ष है, ये दो पक्ष दो विचारों को के ऊपर खड़े हैं। ब्रिटेन अमेरिका और उनका जो मित्र पक्ष जो है, अरे ये पक्ष लोकतंत्र पर खड़ा है, ये लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। और ये जो हिटलर का पक्ष है, जर्मनी का जो नेता हिटलर, जिसके कारण द्वितीय महायुद्ध हुआ, तो हिटलर का पक्ष है ये नाजिज्मवादी है, ये नाजीवादी है, ये तानाशाहीवादी है। और ये दो जो मुख्य तत्व है, ये तत्व इस महायुद्ध में है। इस प्रकार की बाबा साहब की राय थी। और वे आगे लिखते हैं कि सही मायने में रशिया ने ब्रिटेन के साथ सहयोग करना था, लेकिन रशिया ने ब्रिटेन को साथ न देते हुए जर्मन को साथ दिया और इस महायुद्ध में जर्मन के साथ रशिया खड़ा है। तो इस संदर्भ में बाबा साहब ये कहते हैं कि रशिया की जो भूमिका है यह गलत है। बाबा साहब की द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में जो चिंतन है, वो चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। बाबा साहब केवल भारत के संदर्भ में नहीं सोचते, बाबा साहब विश्व के संदर्भ में सोचते, बाबा साहब लोकतंत्र के बारे में सोचते, बाबा साहब विश्व के मानव समाज के बारे में सोचते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर रशिया की भूमिका के संदर्भ में सोचते हैं और ये कहते हैं कि रशिया की जो भूमिका है वो भूमिका गलत है। वो कैसी गलत है? तो जर्मन ने 20 साल तक रशिया के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, रशिया को दबा कर रखा, और अभी इस द्वितीय महायुद्ध में रशिया जर्मनी के साथ खड़ा है। बाबा साहब की जो अंतर्राष्ट्रीय सोच है, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चिंतन है, वो कितना महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही बड़ा सटीक उदाहरण है। बाबा साहब ये लिखते हैं कि
रशिया ने जो युद्ध किया वो युद्ध अपने आप में कुछ हद तक सही था। जैसा कि फिनलैंड पर उन्होंने आक्रमण किया, फिनलैंड को नष्ट किया। बाद में बाल्टिक समुंदर की जो परिसर में जो अलग अलग देश थे, जैसे कि एस्टोनिया, लैटविया, इन देशों को के साथ युद्ध किया और इन देशों का जो स्वातंत्र जो है वो रशिया ने नष्ट किया। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि जर्मनी की जो पूर्व बॉर्डर है, इस पूर्व बॉर्डर के जो देश जो जर्मनी को सता रहे थे या जर्मनी के साथ दुश्मनी रखते थे, ऐसे जर्मनी के पूर्व बॉर्डर पर के देशों पर रशिया ने आक्रमण करके जर्मन को आश्वस्त किया था कि इधर से आपको कोई डर नहीं है। और इसलिए जर्मन के पूर्व बॉर्डर पर कोई उनको ऐसा लगे यहाँ कहीं हमें कोई धोखा नहीं है, इसलिए जर्मनी जो उत्तर जो बॉर्डर है वहाँ जो उनके जो देश थे उनके साथ वो युद्ध कर सके और अपनी पूरी ताकत उन देशों के साथ युद्ध करने में लगा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जर्मन को मदद करने का काम और जर्मन का जो यह ताकत जो है वो बढ़ाने का काम रशिया ने किया। यह रशिया ने बहुत बड़ी गलती की। इस प्रकार का का मत उस अग्रलेख में बाबा साहब व्यक्त करते और एक चेतावनी देते रशिया को। वो चेतावनी है कि यदि जर्मन इस युद्ध में जीतता है या आगे वो उसकी ताकत बढ़ती है, उससे रशिया को खतरा है। रशिया ने जर्मन को कभी भी मदद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के विचार बाबा साहब ने 1940 के उस अग्रलेख में रखे थे और वही विचार हम देखते हैं कि 1941 में सच हुए। 1941 में जर्मन ने रशिया पर आक्रमण किया। तो बाबा साहब की जो सोच थी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के संदर्भ में, द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में और विचारधारा के संदर्भ में उनकी जो सोच थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी। और उनकी सोच जो है वो कई सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं सोचते थे, वे भविष्य के बारे में भी सोचते थे। ये बात आपको पता लगेगी या इससे स्पष्ट होगा। बाबा साहब ने उस अग्रलेख में ये भी लिखा कि जर्मन हमेशा रशिया का द्वेष करता रहा और उन्होंने अपना जो पक्ष जो और अपनी जो ताकत बढ़ाई वो रशिया के विरोध में ही बढ़ाई। और ये सब बातें स्पष्ट होने के बावजूद भी रशिया जर्मन के साथ खड़ा है। यह बात उन्होंने उस अग्रलेख में लिखी। और उन्होंने और एक महत्वपूर्ण बात लिखी कि हम लोग यानी स्वतंत्र मजदूर पक्ष जो है और मजदूर पक्ष जो भी सभी नेता और कार्यकर्ता हैं, वे इसलिए ब्रिटेन को समर्थन देते हैं कि ब्रिटेन का जीतना यह केवल हमारे लिए नहीं तो इस देश के लिए और इस विश्व के लिए कल्याणकारक है। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन का जीतना यह सभी के लिए कल्याणकारक है।
यह भूमिका बाबा साहब ने रखी। और यदि इस युद्ध में जर्मन जीतता है तो इस देश की परिस्थिति बहुत ही भयानक होगी। बाबा साहब कहते कि हम अंग्रेज के साथ लड़ते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन हमें ब्रिटेन का राज होने के बाद भी हमें टीका करने का, अपना मत रखने का स्वातंत्र्य है। लेकिन यदि द्वितीय महायुद्ध में जर्मन की जीत होती है और जर्मन की सत्ता, नाजीवाद की सत्ता, तानाशाही यदि भारत में और आजूबाजू के राष्ट्र में यदि आती है तो क्या होगा? इसका परिणाम जो है वो बहुत ही बुरा होगा और लोकशाही या लोकतंत्र जो है वो तो नहीं रहेगा। लोकतंत्र के जो मूल्य वो भी खत्म किए जाएंगे। ये बाबा साहब की सोच थी और इसीलिए बाबा साहब ये कहते थे कि किसी भी हालत में हम लोगों ने ब्रिटेन के साथ खड़ा रहना चाहिए, ब्रिटेन को समर्थन देना चाहिए। 24 सितंबर 1941 को मुंबई के परेल बाग में एक सभा हुई थी। उस सभा में बाबा साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। वो कहते कि कांग्रेस का ऐसा मत है कि अंग्रेज स्वराज्य नहीं देता, इसलिए हम उनके साथ नहीं हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो कांग्रेस की राय है वो गलत है। क्यों गलत है? तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो महायुद्ध है, ये महायुद्ध केवल कुछ देशों के बीच का युद्ध नहीं है, यह विचारों का युद्ध है, यह तत्वों का युद्ध है। और अंग्रेज यदि जीतते हैं तो लोकतंत्र जो है ये लोकतंत्र पनपेगा। और यदि जर्मनी यदि जीतती है तो हमारे सभी जो लोग हैं उन लोगों के घर जो है वो नष्ट हो गए, जलाए जाएंगे। तो हमें तानाशाही नहीं चाहिए। और उस भाषण में वो ये कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण वो देते हैं। 24 सितंबर 1941 के भाषण में जो उदाहरण दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दिया। वो कहते हैं कि एक घर है, उस घर का जो मालिक है उसको निकालकर एक आदमी उस घर में रहने लगता है। कुछ दिन के बाद दूसरा एक आदमी आता है और वो कहता है कि निकलो, ये घर मुझे दे दो। तो दूसरा जो व्यक्ति है वो आगे ये कहता है कि यदि आप नहीं निकलते हैं तो हम इस घर को आग लगा देंगे। तो इस प्रकार का उदाहरण बाबा साहब देते हैं। बाबा साहब ये स्पष्ट करते हैं, ये जो घर है जिसका मालिक है ये हमारा भारत है, ये हमारा घर है, हम लोग इसके मालिक हैं। और इस घर में कौन घुसा? अंग्रेज लोग घुसे। तो अंग्रेज लोग घुसे, वह उनका शासन इस देश में आया। अभी क्या हो रहा है? अभी जर्मनी और बाकी जो नाजी व तानाशाही वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे कि आप बाहर निकलो, और नहीं निकलते हम ये घर जला देंगे, ये देश जला देंगे। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि क्या हम अपना घर, अपना देश जलने देंगे? इस प्रकार का सवाल बाबा साहब उपस्थित करते हैं। और वो लोगों को कहते हैं कि महार लोगों की 2 पलटन निर्माण की गई है
और उस पलटन में अभी अधिकारों की जगह है, अमलदार की जगह है, तो आप लोग इस पलटन में शामिल हो, इस प्रकार का आह्वान लोगों को करते हैं। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि बाबा साहब की द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में क्या राय है। और एक महत्वपूर्ण बात, नागपुर का बाबा साहब के आंदोलन के साथ गहरा संबंध रहा। इसी नागपुर शहर में 18-19 जुलाई 1942 को बाबा साहब ने डिप्रेस क्लास का एक बड़ा अधिवेशन रखा था, और उस अधिवेशन में क्रिप्स स्कीम है, जो योजना है, उसको विरोध किया गया। उस पर बाबा साहब ने भाषण दिया, और अपने भाषण के अंत में बाबा साहब ने द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में विचार रखे थे नागपुर में, नागपुर के भाषण में। और उस भाषण में बाबा साहब यह कहते हैं कि ये जो महायुद्ध है, इस महायुद्ध के दो पक्ष हैं, एक तानाशाही का पक्ष है, एक लोकतंत्र का पक्ष है। और तानाशाही जो है यह कल्याणकारी है, हम लोगों को यानी हम लोगों का जो महत्व है, या हम लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो मानवता है, वो नष्ट करने के लिए तानाशाही सामने आ रही है। तो तानाशाही जो है, ये तानाशाही हमें नहीं चाहिए। हमें वंश पर आधारित जो नाजीवाद है, हिटलरशाही जो है, जो एक वंश पर आधारित है, वंश का जो अभिमान होता है, गर्व होता है, उस गर्व के आधार पर ये तानाशाही है। और ये तानाशाही अकल्याणकारी है। ये तानाशाही मानव के विकास में बाधा डालने वाली और मानवीय विकास को नष्ट करने वाली बात है। और इसलिए ये जो तानाशाही, उसके खिलाफ हमने रहना चाहिए। और वो आगे ये कहते हैं कि ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र क्या है, तो आदमी आदमी में संबंधों का जो योग्य पालन वो किस तत्वों के आधार पर होना चाहिए, तो ये लोकतंत्र का तत्व है। और ये जो लोकतंत्र का तत्व है, इस लोकतंत्र के तत्वों को उखाड़ने का काम, लोकतंत्र का जो बेस है, उस बेस को ही, उस मौलिक तत्वों को ही उखाड़कर फेंकने का काम यह जर्मनी कर रहा है। और हमें यह तय करना है कि हमें किसके साथ रहना है। हमें लोकतंत्र के साथ रहना है, या हिटलरशाही या झोटिंगशाही, बाबा साहब ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, झोटिंगशाही। तो बाबा साहब कहते हैं कि हम लोगों को केवल लोकतंत्र पर ही विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लोकतंत्र का पालन हम लोगों को करना चाहिए। और जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के शत्रु है, उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं करना चाहिए। उनको मदद करना यानी लोकशाही को बाधा पहुंचाना है, लोकशाही पर आघात करने जैसी बात है। और कभी भी अपनी कृति से भी इन लोगों को मदद नहीं करना चाहिए। और हम सभी लोगों को इस महायुद्ध में अंग्रेजों के साथ रहना चाहिए। इस प्रकार का विचार बाबा साहब ने नागपुर के 1942 के अधिवेशन में रखा था। और उन्होंने यह स्पष्ट संदेश दिया था कि किसी भी परिस्थिति में हमें लोकतंत्र की जो संस्कृति है, लोकतंत्र की जो नींव है, उस नींव को खतरा कभी नहीं होना चाहिए। उसकी संस्कृति की यानी लोकतंत्र की जो संस्कृति, उसकी रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। इस प्रकार का संदेश बाबा साहब ने
1942 के नागपुर के अधिवेशन में दिया था। 9 नवंबर 1942 को मुंबई के आकाशवाणी पर बाबा साहब का एक भाषण हुआ था और उस भाषण में बाबा साहब कहते हैं कि ये जो द्वितीय महायुद्ध है, ये द्वितीय महायुद्ध विश्व के जो भूप्रदेश है ये बांटने के लिए नहीं हो रहा है। बाबा साहब की भूमिका, बाबा साहब की सोच हम देख रहे हैं और उन्होंने जो अपने भाषण से, अपने अग्रलेख से, अपने कृति से व्यक्त की थी, वो हम देख रहे हैं कि बाबा साहब इस द्वितीय महायुद्ध की तरफ की दृष्टि से देखते हैं और वो ये कहते हैं कि द्वितीय महायुद्ध जो है ये प्रदेश बांटने के लिए लड़ा नहीं जा रहा है। ये जो युद्ध है, युद्ध यानी युद्ध जो दो विचारधाराओं के साथ लड़ा जा रहा है, इस युद्ध की जो पक्ष है और लोकतंत्र का जो पक्ष है वो सहजीवन का नाता बनाने वाला या बताने वाला पक्ष है। बाबा साहब बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करना यही महत्वपूर्ण बात नहीं है। नहीं, बाबा साहब की क्या सोच है, बाबा साहब लोकतंत्र के संदर्भ में, द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में क्या विचार रखते हैं। तो बाबा साहब की जो सोच है, बाबा साहब के जो विचार है वो मानवता के पक्ष में है। बाबा साहब के विचार और उनकी सोच ये लोकतंत्र के पक्ष में है और इसलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है प्राप्त करना यही हमारा पूरा कार्य नहीं है, तो समाज की रचना और राज्य घटना निर्माण करना यह हमारा इस पर निर्भर होता है। बाबा साहब कहते हैं कि केवल स्वतंत्रता नहीं, लेकिन जो स्वतंत्रता है उसके आधार पर, यानी स्वतंत्रता का जो मूल्य है वो किस तरह से हमारे समाज के निर्माण के लिए और राज्य घटना के निर्माण के लिए करना चाहिए, ये इस पर वो स्वतंत्रता निर्भर है। ये बात बाबा साहब करते हैं और वो लोगों को ये कहते हैं और विशेषतः जो मजदूर लोग हैं वो मजदूर लोगों को ये आह्वान करते हैं कि भारत छोड़ो का जो आंदोलन है, ये आंदोलन हमने नहीं करना चाहिए। भारत छोड़ो ये मांग हमने नहीं करना चाहिए, उसके बजाय नए भारत की मांग करना चाहिए। बाबा साहब की जो सोच है वो कितनी बड़ी है कि स्वतंत्रता सभी को चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता आखिर तक टिकी रहनी चाहिए और इस प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए कि जिसके कारण नए समाज का, नए राष्ट्र का निर्माण कर सके, जिसमें जो मानवता है उस मानवता को कभी भी आँच न लगना नहीं चाहिए, मानवता का विजय होना चाहिए। इस प्रकार की समाज रचना, इस प्रकार की राष्ट्र की रचना या निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार के विचार बाबा साहब रखते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब ने द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में जो वैश्विक स्तर के और मानवता के संदर्भ में अपने विचार रखे और उनकी जो भूमिका रही, वो भूमिका ब्रिटेन और उनके जो मित्र राष्ट्र थे उनकी जो भूमिका थी उनसे भी अलग है। अलग है नहीं, कितनी व्यापक है। ब्रिटेन और उनके जो मित्र राष्ट्र है उनकी जो मनीषा थी या उनकी जो भूमिका थी वो
का से ही बाबा साहब की भूमिका यह बहुत ही विशाल और व्यापक थी। यह भूमिका भारत के किसी भी नेताओं की नहीं रही। भारत में कहीं नेता थे और वो तो ये कहते कि मैं यानी भारत, मैं यानी कांग्रेस और कांग्रेस यानी भारत, इस प्रकार की बात जो लोग करते थे उन लोगों की भी ये भूमिका नहीं रही। लेकिन बाबा साहब की द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इतना ही नहीं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन जैसे विश्व नेता की जो भूमिका इस महायुद्ध के संदर्भ में थी और उनका जो विचार करने का जो दायरा था, उस दायरे से भी बाबा साहब का द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में जो विचार करने का दायरा था वो बहुत ही व्यापक है, यह स्पष्ट होता है। और इस प्रकार से बाबा साहब का द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में कौन सी भूमिका थी और वो भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, ये आज हमें पता चलता है। और उनकी जो भूमिका रही है वो भूमिका केवल इस राष्ट्र के संदर्भ में या इस राष्ट्र के लोगों के संदर्भ में नहीं थी, बल्कि बाबा साहब की द्वितीय महायुद्ध के संदर्भ में जो भूमिका थी वो भूमिका सभी राष्ट्रों के हित के लिए और मानवता के हित के लिए थी। यह स्पष्ट होता है। जय भीम।